जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए जो हम रोजमर्रा के जीवन में सुनते हैं। मुझे ही सब कुछ क्यों भुगतना पड़ता है? मैं इतना बदनसीब क्यों हूं? सब लोग बार बार मुझे ही क्यों छेड़ते हैं? क्या मुझे कभी वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं? ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? अब क्या आप पहचान सकते हैं कि इन वाक्यों में कौन सी भावना है? इस भावना को सही पहचानने के लिए बधाई। यह है आत्मदया। आत्मदया का क्या अर्थ होता है? शब्दकोश के अनुसार आत्मदया का अर्थ है हमेशा अपनी ही समस्याओं में डूबकर खुद के लिए जरूरत से ज्यादा दुखी होना। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आत्मदया एक व्यक्ति की मनोदशा है जिसमें उसे परिस्थितियां प्रतिकूल प्रतीत होती हैं। इस विचार को हम अपने शब्दों में इस तरह बता सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई परिस्थिति प्रतिकूल है और परिस्थिति को स्वीकारने या उसके अनुकूल बनाने की योग्यता उसमें नहीं होती, तो ऐसी भावना को आत्मदया कहते हैं। मैं दोहराता हूं। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई परिस्थिति प्रतिकूल है और परिस्थिति को स्वीकारने या उसके अनुकूल बनने की योग्यता उसमें नहीं होती, तो ऐसी भावना को आत्मदया कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसमें यह भावना हो? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? एक दूसरे को अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। आत्मदया एक नकारात्मक भावना है जिसमें कोई व्यक्ति परिस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर जरूरत से ज्यादा बुरी बताता है। ये भावना संयम की कमी दर्शाती है, क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों को महसूस करता है पर वो उतनी वास्तविक नहीं होती। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि शोक और आत्मदया में क्या अंतर होता है। आइए ये जानने के लिए समान परिस्थिति में दो व्यक्तियों की प्रतिक्रिया देखते हैं। चिंतन और मोहन फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भोपाल जा रहे थे। वे जिस बस से जा रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दोनों को गहरी चोट लगी। बस में बैठे कुछ लोग बिल्कुल ठीक थे और कुछ की मौत हो गई। अस्पताल में मोहन और चिंतन अगल बगल के कमरों में थे। उनके दोस्त उनसे मिलने आए और उन्होंने अपने दोस्तों से ये कहा, चिंतन, ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा है कि मैं 3 महीनों तक बिस्तर में पड़ा रहूंगा और फुटबॉल टूर्नामेंट में नहीं जा पाऊंगा। मोहन, पता नहीं मुझे इतने फ्रैक्चर कैसे हुए।
जबकि कुछ लोगों को तो खरोच भी नहीं आई। शायद मैं उस टूर्नामेंट में कभी नहीं खेल पाऊंगा। क्या हम इन दोनों कथनों का तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं? धन्यवाद। दुर्भाग्यवश चिंतन और मोहन दोनों को गहरी चोट लगी और वो टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाए। समान परिस्थिति में हमने देखा कि उन दोनों ने उस दुखद घटना को अलग अलग तरह से महसूस किया। चिंतन ने उस कठोर वास्तविकता का सामना किया और अपने दुख को शालीनता से व्यक्त किया, जबकि मोहन ने नकारात्मक भावना से थोड़ी सी ईर्ष्या जताते हुए अपनी बात कही। उसका रवैया सही नहीं है। दुर्घटना के बारे में सोचते समय उसे सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और जल्द से जल्द उससे उभरने की कोशिश करनी चाहिए। शोक के दरिया में आत्मदया एक भंवर की तरह होती है। साहस के साथ तैरकर उसे पार करना पड़ता है ताकि उस विनाशकारक भंवर में न फंसे। मैं दोहराता हूं, शोक के दरिया में आत्मदया एक भंवर की तरह होती है। साहस के साथ तैरकर उसे पार करना पड़ता है ताकि उस विनाशकारक भंवर में ना फंसें। शोक हमारे जीवन का एक हिस्सा है। शालीनता के साथ उसे स्वीकारना और आत्मविश्वास के साथ उससे उभारना सराहनीय होता है। शोक का सामना करते वक्त हमें खुद पर थोड़ी दया आ सकती है, पर वो हमेशा के लिए नहीं रहती और इंसान कठोर वास्तविकता का सामना करते हुए आगे बढ़ जाता है। जबकि आत्मदया एक नकारात्मक तरीका है दूसरों की सहानुभूति पाने का। आत्मदया में पीड़ित होने का अभाव है, जबकि दर्द सर्वव्यापी है और उसे पूरी हिम्मत के साथ झेलना चाहिए। हमने आत्मदया की परिभाषा सीखी और शोक व आत्मदया के बीच का अंतर भी जाना। क्या अब हम देखें कि लोग आत्मदया में क्यों डूब जाते हैं? सबसे पहले प्रताप पर ध्यान देते हैं। प्रताप ने काम खत्म करने के बाद अपनी लैब नोटबुक मेज पर रख दी और थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर चला गया। उसका भतीजा वहीं कमरे में खेल रहा था और उसने वो नोटबुक व उसमें बने चित्र देखे। उसे वे चित्र अनोखे लगे और वो उसमें लकीरें और कुछ चित्र बनाने लग गया। प्रताप जब कमरे में आया तो ये देखकर दंग रह गया। वो इस बात से बहुत परेशान था और पूरे दिन अपनी भाभी से इस बारे में बात करता रहा। क्या 3 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बच्चे की वजह से उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। उस बच्चे को यह नहीं पता था कि वो नोटबुक कितनी महत्वपूर्ण थी और ना ही उसे पता था कि वो गलती कर रहा था। प्रताप को पता था कि घर में एक बच्चा है। अगर उसने वो नोटबुक ध्यानपूर्वक बच्चे की पहुंच से दूर रखी होती तो ऐसा नहीं होता, पर अब तो दुर्घटना घट चुकी थी और बार बार उसके बारे में बात करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। सच तो ये है कि वो अपनी गलती से छुपना चाहता था और उस बात को दोहराकर खुद को दिलासा दे रहा था। आत्मदया से कठोर सच का सामना नहीं करना पड़ता और मन को दिलासा मिलता है। धन्यवाद। हमने सीखा कि आत्मदया क्या है, शोक व आत्मदया के बीच में क्या अंतर है, आत्मदया कैसे व्यक्त की जाती है और उसके कारण क्या है।
अब हम आत्मदया के परिणामों के बारे में जानेंगे। पहले एक क्रियाकलाप का समय है। क्या आपको चिंतन और मोहन का किस्सा याद है? अस्पताल के पलंग पर लेटा हुआ मोहन चिंतन के सामने विलाप करता रहता है। पता नहीं मुझे इतने फ्रैक्चर कैसे हुए, जबकि कुछ लोगों को तो खरोच भी नहीं आई। शायद मुझे उस टूर्नामेंट में खेलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। क्या दो विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। इस तरह विलाप करने के क्या परिणाम होते हैं? आइए अब आत्मदया के परिणामों पर नजर डालते हैं। व्यवहारिक तौर पर देखें तो ये समय और प्रयास की बर्बादी है। इससे शारीरिक और मानसिक शक्ति की बर्बादी होती है। जब हमें पता है कि किसी चीज को बदला नहीं जा सकता, तो उसके बारे में सोचने से बेहतर ये नहीं होगा कि हम आगे की सोचें। इससे कड़वाहट और निराशा बढ़ती है। कभी कभी इससे दूसरों को कष्ट पहुंचता है और उन्हें गुस्सा भी आता है। आत्मदया में खोने वाला व्यक्ति से कोई आकर्षित नहीं होता, बल्कि ऐसे लोगों के आसपास हम थकान महसूस करते हैं। जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, वे भी मायूस हो जाते हैं। मदद करने वालों का भी उत्साह कम हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मदया से प्रतिकूल परिस्थिति का हल पहचानने में देर हो जाती है। आत्मदया के परिणाम: समय, प्रयास और शक्ति की बर्बादी, कड़वाहट, निराशा, कायरता, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? कृपया एक एक करके सत्र की मुख्य बातें बताइए। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई परिस्थिति प्रतिकूल है और परिस्थिति को स्वीकारने या उसके अनुकूल बनने की योग्यता उसमें नहीं होती, तो ऐसी भावना को आत्मदया कहते हैं। शोक के दरिया में आत्मदया एक भंवर की तरह होती है। साहस के साथ तैरकर उसे पार करना पड़ता है ताकि उस विनाशकारक भंवर में ना फंसें। आत्मदया से कठोर सच का सामना नहीं करना पड़ता और मन को दिलासा मिलता है। आत्मदया के परिणाम: समय, प्रयास और शक्ति की बर्बादी, कड़वाहट, निराशा, कायरता, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह समझ आ जाए? प्रश्न 1। 10वीं की परीक्षा में आपको विज्ञान में 70% और सामाजिक विज्ञान में 90% अंक मिले हैं। आपने 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए विज्ञान का फॉर्म भरा है। जिस स्कूल में आपने फॉर्म भरा है, वहाँ का विज्ञान का कट ऑफ 80% है। प्रधानाचार्य ने आपको आर्ट्स में सीट देते हुए कहा, तुम्हें सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं और विज्ञान की जगह इतिहास पढ़कर तुम जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हो। आप क्या करेंगे? उत्तर: 1. उन्होंने जो कहा उसकी सच्चाई स्वीकार करके उनका सुझाव मानेंगे और आर्ट्स पढ़ने का मन बना लेंगे। 2. सोचेंगे
मुझे जीवन में जो चाहिए क्या वो कभी नहीं मिल सकता? 3. बिना मन के आर्ट्स पढ़ेंगे क्योंकि आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला। प्रश्न 2. जब आप और आपका भाई गलती करते हैं तो आपके माता पिता गलतियां बताकर डांटते हैं, पर आप अक्सर गलतियां करते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा डांट सुननी पड़ती है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उत्तर: 1. मैं दुखी होकर ये सोचूंगी कि मुझे ज़्यादा डांट पड़ती है और मुझे लगेगा कि वे शायद मेरे भाई को ज़्यादा पसंद करते हैं। 2. जिन गलतियों की वजह से मुझे डांट पड़ती है, मैं उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी। 3. मैं मुंह बनाकर बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी और सोचूंगा या सोचूंगी कि मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मुझे अपनी गलतियों की वजह से डांट पड़ती है। क्या आप अगली क्लास में आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते विद्यार्थियों, क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1. 10वीं की परीक्षा में आपको विज्ञान में 70% और सामाजिक विज्ञान में 90% अंक मिले हैं। आपने 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए विज्ञान का फॉर्म भरा है। जिस स्कूल में आपने फॉर्म भरा है वहाँ का विज्ञान का कट ऑफ 80% है। प्रधानाचार्य ने आपको आर्ट्स में सीट देते हुए कहा, तुम्हें सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं और विज्ञान की जगह इतिहास पढ़कर तुम जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हो। आप क्या करेंगे? पहले प्रश्न के लिए ये जवाब कि मैं सोचूंगा या सोचूंगी मुझे जीवन में जो चाहिए क्या वो कभी नहीं मिल सकता अनुचित है, क्योंकि ये आत्मदया दर्शाता है। इसमें असफलता को एक प्रतिकूल परिस्थिति के तौर पर देखा गया है। ये जवाब कि बिना मन के आर्ट्स पढ़ेंगे क्योंकि आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला भी अनुचित है। इसमें परिस्थिति को स्वीकार न करते हुए निराशा जताई गई है, जिसमें आत्मदया की झलक है। ये जवाब उन्होंने जो कहा उसकी सच्चाई स्वीकार करके उनका सुझाव मानेंगे और आर्ट्स पढ़ने का मन बना लेंगे उचित है, क्योंकि ये आत्मदया की जगह आत्मविश्वास और साहस दर्शाता है। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2. जब आप और आपका भाई गलती करते हैं तो आपके माता पिता गलतियां बताकर डांटते हैं, पर आप अक्सर गलतियां करते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा डांट सुननी पड़ती है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? दूसरे प्रश्न के लिए ये जवाब कि मैं दुखी होकर ये सोचूंगा या सोचूंगी कि मुझे ज़्यादा डांट पड़ती है और मुझे लगेगा कि वो शायद मेरे भाई को ज़्यादा पसंद करते हैं अनुचित है। इसमें अपने भाई के साथ तुलना की गई है और इस धारणा के आधार पर आत्मदया दर्शाई गई है कि आपके माता पिता भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं। इस वजह से आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है।
ये जवाब कि मैं मुंह बनाकर बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी और सोचूंगा या सोचूंगी कि मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मुझे अपनी गलतियों की वजह से डांट पड़ती है भी अनुचित है, क्योंकि डांट का कारण मालूम होने के बाद भी आप गलतियों को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहते। अपने भाग्य को दोष देकर आप आत्मदया दर्शा रहे हैं। यह जवाब कि जिन गलतियों की वजह से मुझे डांट पड़ती है मैं उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी उचित है। ये दर्शाता है कि आपको अपनी गलती का आभास है और उसे सुधारना चाहते हैं। आपका जवाब क्या है? जिन्होंने उचित जवाब चुने थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?